I have to begin by mentioning that our girls here, of course, apart from being spectacular athletes, someone who've had to fight a lot of odds to get here and have phenomenal stories, that's common between all of them. But there is another common thread I found between all of you. Let me mention it. I've realized, looking into your past life, of course, Sania's life story I know very well, but our other girl champions as well, that actually these girls are here on this stage today and they won the laurels because they had sports crazy fathers. It is actually all of their fathers who pushed them to be athletes. So can we have a round of applause for fathers, for their fathers and actually the entire family, because you cannot do this without the support of your family. In fact, Shefali, your father cut your hair. You anyway sport a nice boyish haircut, but जब आप 9 साल की थी तो उन्होंने आपके बाल कटवा के आपको बोला कि आप बॉयज टीम में खेलो क्योंकि गर्ल्स टीम होती नहीं थी क्लब्स में. एक्चुअली मैं छोटी थी, मेरे बाल बड़े थे और जब मैं लड़कों के साथ खेलने जाती थी, क्योंकि लड़कियां तो होती नहीं थी उस टाइम पे खेलने के लिए, तो उनके पास जाती थी तो वो हमेशा बोलते थे कि बॉल लग जाएगी और ऐसी चोट लग जाएगी, फिर रोने लगेगी. तो एक दिन मैंने अपने पापा को जाके बोला कि आई थिंक मुझे बाल कट कराने चाहिए, फिर वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे. तो उसके बाद पापा ने मान लिया और बाल कट करा दिए. तो उसके बाद मैंने लड़कों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया और आई थिंक उन लड़कों के साथ खेल के आज मैं यहाँ तक हूँ. वो एक्सपीरियंस आज तक मुझे काम देता है और थैंक्स टू माई फादर एंड द फैमिली. सो या. तो किसी ने पहचाना नहीं आपको जब आप लड़कों के साथ? नहीं पहचाना किसी ने भी, बाद में पता लगा ये तो लड़की थी. एक्चुअली निखत ऑल्सो हैज अ सिमिलर स्टोरी. निखत, आपके फादर तो फॉर्मर एथलीट रह चुके हैं, तो नेचुरली उन्होंने आपको पुश किया और आप पहले एथलेटिक्स करते थे, लेकिन आपकी भी कहानी थोड़ी सिमिलर है. आपने लड़कों को बॉक्सिंग करते हुए देखा और पूछा कि क्या सिर्फ लड़के ही करते हैं बॉक्सिंग? फिर क्या बोला आपके फादर ने? जी हाँ, मैंने पहले 2 साल एथलेटिक्स किया था और आई रिमेम्बर जब मैं फादर के साथ स्टेडियम जा रही थी और वहाँ पे सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने कुछ बॉक्सर्स को स्टेज पे ट्रेनिंग करते हुए देखा था. वहाँ पे बस लड़के थे और मैंने अपने फादर से क्वेश्चन किया कि पापा बॉक्सिंग में बस लड़के क्यों है, बस ये लड़के ही कर सकते हैं क्या? देन माय फादर सेड नहीं बेटा, लड़कियां भी बॉक्सिंग करती है, बट हमारे सोसाइटी में लोगों को लगता है कि लड़कियां इतनी स्ट्रांग नहीं है ऐसे स्पोर्ट लेने के लिए. तो मैंने बोला कि मैं करके दिखाऊंगी और मैं लोगों को बताऊंगी कि नहीं, हम लड़कियां भी स्ट्रांग है टू टेक अप सच स्पोर्ट. तो आपकी फैमिली ने तो आपको इनकरेज किया, बट जनरली जैसे होता है, सानिया विल ऑल्सो अटेस्ट टू इट, आसपास के लोगों ने डिस्करेज किया क्योंकि बॉक्सिंग इज वेरी, आई मीन इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. तो घर वालों को सपोर्ट था, लेकिन क्या रिश्तेदारों ने, नेबर्स ने कुछ बोला? मेरे से पहले ये सब तो एक्सपीरियंस सानिया दीदी ने किया होगा. बट यस, जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था तो कई लोगों ने बोला था, बाहर के लोग तो बोलते ही है, बट इवन रिश्तेदारों ने भी बोला था. मेरे पापा को बोलते थे कि क्यों अपनी बेटी को बॉक्सिंग में डाल रहे हैं, पहले ही मर्दों का गेम है ये, मार वार लग जाएगा तो शादी कौन करेगा, इसकी सूरत खराब हो जाती, फिर पहले ही 4 बेटियां हैं तुम्हारी, फिर शादी, बड़े बहनों के लिए भी रिश्ते आने बंद हो जाएंगे. तो मैंने बोला था कि एक दिन मेरी मम्मी भी ऐसे ही मुझे ट्रेनिंग के बाद माई नोज वॉज ब्लीडिंग एंड माई आई बिकेम ब्लैक. तो मैं ऐसे ही वो स्पारिंग सेशन से डायरेक्ट घर आ गई थी और उस हालत में मेरी मम्मी ने जब मुझे देखा वो रोने लग गई और यही बोला कि बेटा मैंने बॉक्सिंग में तुझे इसीलिए नहीं डाला कि तेरा चेहरा खराब हो जाए और तेरे से शादी कौन करेगा. अब मैंने बोला अरे अम्मी आप टेंशन काहे को ले रहे, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाएगी. तो अभी दूल्हों की लाइन लग गई है क्या निकट? अभी तो आप पता डबल नहीं. वर्ल्ड चैंपियन हो गए हो जी हाँ, बट अभी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है नहीं, अभी उस पर फोकस नहीं है, शादी पे मेन फोकस तो अभी ओलंपिक पे. मेरा मतलब था कि घर वाले तो खुश होंगे ना अब. डेफिनेटली दे आर हैप्पी. या Sania, of course, you dreamed of playing Wimbledon. Your father, passed on that dream to your mother and to you when you were 6, and you were watching Wimbledon on TV, and it was outlandish at that time to suggest that an Indian woman could play at Wimbledon, let alone win a Wimbledon title like you did. So, I mean, it must be very similar to what Nikat went, but she's right. You went through it first, and a lot of it in public eye. Yeah, we were actually talking about it. First of all, sorry for my voice, guys, but we were actually talking about it backstage, and I was
telling them that because I'm a lot older than them, it was, you know, there were so many things that were. एक तो जो हमारे पास शादी का obsession है ना, I mean, it is just like that has not changed in 30 years. That still remains the same. They are obsessed with girls like they think that the end all and be all is कि शादी होगी तो फिर ये, you know, सब कुछ हो जाएगा इसका. Life has moved on. I mean, we have world champions, we have people who are winning World Cups, we have people who are winning Grand Slams and Olympic medals. Shadi is just a part of our life. It is not our entire life, and that is something that we need to embrace and understand, that Shadi happens as a part of a life. It is not, our goal of life is not to get married as a young girl. So, and I think when that mentality has started to change, and when it does change, is when we have more world champions like these girls. So I obviously went through the same thing of काली हो जाएगी and लड़कों के साथ खेलेगी and क्या होगा and this, and even at 12 I used to be like ये पता नहीं ये why are these aunties and uncles so bothered about my शादी so much, like I don't really get it, like हो जाएगी, मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा. And so at that point, like you said, nobody ever played, like forget playing Wimbledon, nobody was playing at that level. You know, and then this middle class Muslim Hyderabad household was dreaming of producing or wanting to play Grand Slams, being #1 in the world. So people thought we were crazy, and we obviously can't blame them for thinking that we were crazy, right? Because it had never been done before. So I think that behind every empowered woman, there is a very, very forward-thinking, empowered man. And I think that is very important to acknowledge. And I was lucky that I also had a very forward-thinking mother at that point. So I had the support of both, but it is, you know, we always talk about how there's a woman behind every successful man, but we don't talk about the man behind many successful women, because it can be in the face of your brother, husband, boyfriend, father, but they are a very ahead of their times, forward-thinking, empowering man, and that's why it gives the confidence to the woman to try and achieve their dreams. Absolutely. शिफाली, आप सबसे यंग हैं यहाँ पे पैनल पे, तो आपके ऊपर तो आई एम होपिंग इस जनरेशन में कोई प्रेशर नहीं है कि भैया जल्दी से शादी कर लेना, सेटल हो जाना. आई होप. टचवुड मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, इस बारे में कोई बात नहीं होती अब तक. और देखो, लोगों का काम है कहना, वो आज भी बोलते होंगे, बट अगर आप उस चीज़ पे गौर करोगे तो आपका माइंड में रहेगा. अगर गौर नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आप अपने माइंड में बहुत अलग चीज़ें भी, और यू नो, अपने आप में इम्प्रूव करने की सोचोगे. सो या यही मैं सोच रही हूँ इस टाइम पे. तो आपको कभी डिस्करेज किया गया कि आप क्रिकेट ना खेलो, या खेलो ही मत, कुछ और कर लो? बिल्कुल. जैसे कि मैंने दोनों की स्टोरी सुनी, बिल्कुल ऑफ कोर्स सेम है ऑलमोस्ट. सब ने बोला था कि, ज़्यादातर तो लोगों ने बोला था बॉल लग जाएगी, फेस कट खराब हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स शादी कौन करेगा. बट नाउ डेज ये बहुत बेटर हो गया है, हमारी फैमिली में बहुत बेटर हो गया ये चीज़ की, यू नो, फैमिली की शादी के बारे में नहीं बोलता है कोई भी. तो आई थिंक दिस गेटिंग बेटर, बट येस, एज सानिया दी सेड कि अभी भी है ये चीज़, और बेटर तभी होगी जब हम हमारे जैसे और भी ज़्यादातर वर्ल्ड कप लाएंगे, और यू नो, और पावरफुल वुमेन बनेंगे. आई थिंक तभी हो सकेगा. सो या वी आर डूइंग दैट. आई रिमेंबर रीडिंग समवेयर दैट आप जब बहुत छोटी थी तो आप सचिन तेंदुलकर जो अपना फाइनल रणजी मैच 2013 में लाली हरियाणा में खेलने गए थे, वहाँ आप स्टैंड्स में थी और सचिन सचिन चिल्ला रही थी. इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये है कि मैं एज अ यंग जर्नलिस्ट वो मैच कवर कर रही थी हरियाणा में. तो ये थी वो बंदी जो टिकट नहीं दे रही थी मुझे. बट यस, तो सचिन आपके इंस्पिरेशन थे बचपन से? बिल्कुल. देखो, हम मैं सच बोलूँगी, हमारी फैमिली में जब सचिन सर आउट हो जाते थे मैच में, तो हमारा टीवी बंद हो जाता था, हम सो जाते थे. तो देख लो, वो 7:30 बजे सोना या 9:30 तो मैच के ऊपर था. बट ऑफ कोर्स मेरे फादर, मेरी फैमिली सब सचिन सर को फॉलो करते थे, और हमें उनकी प्रेरणा दी है कि भाई इनको देखो ये कैसे खेलेंगे. तो फैमिली का बहुत रोल रहा है इस चीज़ में कि भाई उन्होंने मुझे ऐसा रोल मॉडल दिखाया जो पूरी फैमिली के लिए है. तो आई थिंक उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड ऑफ कोर्स रणजी मैच में देखने गई थी उनका आखिरी, और टिकट सब बुक हो गई थी. मेरे पापा याद है, बहुत भीड़ थी उस मैच के लिए. मेरे पापा बहुत दूर से लेके आए थे टिकट, और मैं बहुत खुश हुई थी, और मैंने वो मैच देख के बहुत इंस्पायर हुई उस चीज़ से मैं. जी. और अभी आप WPL का फाइनल खेल के आ रही हैं. आई डू वांट टू आस्क यू, सब कह रहे हैं कि WPL एक गेम चेंजिंग
शुरुआत है विमेंस क्रिकेट के लिए, तो आप अपने शब्दों में कुछ बता सकती हैं कि क्यों आपको लगता है ये गेम चेंजर है? देखो हम सब आजकल आईपीएल देख के देखोगे तो आईपीएल से ही बहुत से प्लेयर ग्रो हुए हैं और वहीं से स्टार्स आए हैं, तो इस चीज़ का हम बहुत सालों से वेट कर रहे थे, तो और अभी हो गया स्टार्ट, तो अभी भी आप देखोगे बहुत से स्टार्स निकल के आए हैं WPL में, तो आई थिंक ये अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है जिससे स्टार्स निकल के आते हैं टीम्स के लिए, तो आई थिंक बहुत अच्छा मूवमेंट था हमारे लिए। हम चाहेंगे कि भाई ऐसे ही ग्रोइंग होता रहे हमारा वुमेन्स क्रिकेट एंड जस्ट नॉट क्रिकेट, हर एक स्पोर्ट। बट आपने क्या सीखा? क्योंकि आप अभी भी, वैसे तो यू आर अ ट्रेल ब्लेजर, एट द एज ऑफ 15 यू प्लेड फॉर द इंडियन वुमेन्स टीम, बट मेनली लोग कह रहे हैं कि हमारी यंग गर्ल्स को एक्सपोजर मिलेगा और बहुत से खिलाड़ियों के, विश्व के खिलाड़ियों के साथ खेलने से उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ इस WPL से? बिल्कुल, जैसे कि हम पहले भी फॉरेनर्स के अगेंस्ट खेलते थे हमेशा, और अभी फॉरेनर्स हमारे साथ थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे वो अपना माइंड सेट बनाते हैं मैच से पहले। और ऑफ कोर्स जैसे कि आपने बोला डोमेस्टिक प्लेयर के लिए बहुत अच्छा था, स्टार्स उठ के आएंगे। मेरा एक्सपीरियंस यही था कि फॉरेनर्स का मैंने माइंड पढ़ा, वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एंड कैसे अपने आप को इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, सो वो मुझे सीखने को मिला और ऐसे ही मैं सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। है कि टीवी 18 यह नेटवर्क जनता में जिस तरीके से अपनी पहुंच बढ़ाई है, दर्शकों को अपने से जोड़ा है और दर्शकों की आवाज बनकर वो उभरा है, उसके लिए टीवी 18 नेटवर्क को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उन्हें भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। आज आपके माध्यम से मैं बड़ी संख्या में देश की जनता से रूबरू हो रहा हूं और इसके लिए भी मैं टीवी 18 नेटवर्क को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। साथियों, राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में राइजिंग इंडिया दरअसल है क्या, इस पर मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अलग अलग प्रकार के लोग इंडिया राइजिंग को अपने नज़रिए से अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट भारत की लगातार बढ़ती और समृद्धि होती हुई इकॉनमी को इंडिया राइजिंग के रूप में देखते हैं, तो कुछ समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट भारत की बेहतर होती हुई सामाजिक स्थिति को भी इंडिया राइजिंग के रूप में वो देखते हैं। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट बहुत ही सक्रिय हैं जिन्हें भारत से लोकतंत्र समाप्त होता हुआ दिखाई देने लगा है, पर ऐसे लोग बहुत ही गिने चुने लोग हैं। साथियों, इस तरह मैं विंदवार आप लोगों के सामने एक एक करके इन सभी एस्पेक्ट्स पर अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इकॉनमी की। देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि पिछले 8-9 वर्षों में हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप सभी मॉर्गन स्टैनले के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे और आए दिन उनकी किसी न किसी रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं भी होती रहती हैं। इसी मॉर्गन स्टैनले ने 2013 में एक फ्रेज कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फ्रेजाइल का मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जल्दी टूट जाने वाला, जल्दी बिखर जाने वाला होता है। यानी दुनिया की ऐसी इकोनॉमी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, उनके लिए यह टर्म फ्रेजाइल का यूज किया गया और उनमें एक नाम हमारे देश भारत का भी था। यानी 8-9 साल पहले भारत की इकोनॉमी कहाँ थी, किस कगार पर थी, इसका सहज रूप से आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरीके से परिवर्तन होता है, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आती है और वहीं से हमारी इकोनॉमी की सूरत बदलती हुई दिखाई देने लगती है। दुनिया में आई मंदी की संभावनाओं से लेकर कोविड तक की समस्याओं से जूझते, गिरते, संभलते भारत देश की इकोनॉमी आज ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां यह और देशों के लिए एक इंस्पिरेशन का कारण बन सकती है। आज हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ साथ दुनिया की लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर
इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। यानी इन वर्षों में हमारे देश ने फ्रेजाइल 5 से निकलकर फेबुलस 5 में लाकर अपने को खड़ा कर दिया है। इसी मॉर्गन स्टैनले ने कुछ समय पहले एक और रिपोर्ट की है, जिसे जरूर आप लोगों ने देखा होगा। अपनी इस रिपोर्ट में इसी मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि 2027 आते आते इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम अमृतकाल का समापन मना रहे होंगे, यानी आज़ादी प्राप्त होने के 100 वर्ष जब पूरे हो रहे होंगे, तो हमारा भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनकर खड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तेजी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, बीते फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी, इनका जितना कलेक्शन हुआ है उसके बारे में पहले कोई ये कल्पना भी नहीं करता था। कुछ समय पहले तक भारत मोबाइल फोन्स के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हुआ करता था। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का एक बड़ा देश बन चुका है। सिर्फ 4 महीने में अकेले एप्पल कंपनी ने $1 अरब का एक्सपोर्ट भारत से दूसरे देशों में किया है। आज भारत की गिनती उन चुनिंदा देशों में होती है जहां 5G मोबाइल कनेक्टिविटी है। 5G रोल आउट ही हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 6G की तैयारी भी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा उस कार्यक्रम को। दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डाटा सर्विस आज किसी देश के पास है। सबसे सस्ता मोबाइल डाटा सर्विस यदि किसी के पास है तो हमारे भारत के पास है। 2014 में जहां देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी केवल 20% थी, वह आज बढ़कर 80% पहुंच गई है। भारत में होने वाले एक्सपोर्ट एक समय $300 बिलियन पर ही ठहर गए थे, पर आज हमारे देश में होने वाला एक्सपोर्ट कल ही आपने वो फिगर देखी होगी, $750 बिलियन तक ये पहुंच चुका है। साथियों, गत वर्ष भारत ने $83.57 बिलियन का अब तक का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। अब तक का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बिजनेस हाउस किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो बहुत सोच समझकर करता है और बहुत ही जांच परख कर करता है, और वह देश की संभावनाओं और अवसरों को जांचने परखने के बाद ही वह इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे में रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो हमारी इकोनॉमी के लिए निश्चित ही एक पॉजिटिव सिग्नल है। साथियों, मैंने कहीं पढ़ा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अब वह भारत का समय आ गया है। आगे आने वाले समय में हमारा देश भारत दुनिया की मेजर इकोनॉमिक पावर में से एक नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत दिन हो गया यह कहते कहते कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आज मैं आप लोगों के सामने यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि बहनों भाइयों, अब हम लोगों का टाइम आ गया है, यानी भारत का समय अब आ गया है। यह है राइजिंग इंडिया मेरे साथियों, यह है राइजिंग इंडिया। जाहिर है इसके पीछे सरकार द्वारा सही समय पर उठाए गए सही कदम हैं, जिनकी चर्चा मैं यहाँ पर आप सबके समक्ष करना चाहूँगा। साथियों, सरकार ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड लेवल पर अनेक कार्य किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सरकार ने देश में बिजनेस के लिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी वो इंश्योर की है, और 2014 में अनेक बैंक एनपीए और घाटे के बोझ के तले दबे हुए थे। वे नए लोन देने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी समस्याओं से भी निपटने के लिए सरकार ने कई मेजर रिफॉर्म्स किए हैं। हमने मजबूती से कदम उठाकर कुछ बैंकों को आपस में मर्ज करने का भी काम किया है। कुछ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए हम उन्हें फिर से उठाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटलाइज करके भी उन्हें रिवाइव करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है।
बैंक जो अब तक कहीं एनपीए या फिर इसी तरह के अन्य कारणों से नुकसान में चल रहे थे, हमने उनका पुनरुद्धार किया है और आज बैंक्स मार्केट में भली भांत लोन्स उपलब्ध कराने की स्थिति में खड़े हो गए। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्रेडिट ऑफटेक में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आज देश में एक वाइब्रेंट डिजिटल इकोनॉमी तैयार हो चुकी है। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। यूपीआई की सफलता ने पूरी दुनिया को इस समय आश्चर्य में डाल दिया है। आज भारत पूरी दुनिया का 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट कहीं हो रहा है तो आज हमारे और आपके भारत में हो रहा है। पिछले महीने पर डे 36 करोड़ यूपीआई पेमेंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं। साथियों, इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स को भी हमने भरोसा दिलाया। हमने इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाई, ट्रेडिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया और ट्रेडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट भी साथ ही बनाने का काम किया है। अब गांव और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी एक मोबाइल लेकर सभी रिस्क को समझते हुए अपना पैसा मार्केट में लगाने को सदैव तैयार रहते हैं। और साथियों, अब तक हमने अपने देश की जो राजनीति देखी है उसमें खुलेआम जातियों के नाम पर वोट बैंक बनाए जाते थे। धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण को माइनॉरिटी राइट्स कहा जाता था। पर हमने इस कल्चर को पूरी तरह से बदलते हुए सामाजिक बदलाव के पैमाने को केंद्र में रखा है। और जब मैं यहाँ सामाजिक बदलाव की बात आप सबके सामने कह रहा हूँ तो उससे मेरा अर्थ समाज में रह रहे सभी वर्गों, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों से। नए भारत का यह संकल्प है कि देश का हर नागरिक अपने समस्त अधिकार और कर्तव्य के साथ राष्ट्र निर्माण में वह संलग्न हो। जैसा कि महात्मा गांधी मानते थे कि हमारा समग्र राष्ट्रीय विकास उस दिन संभव हो सकेगा जब पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक व्यवस्था की और व्यवस्था तक उस व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। हम भी उसी राह पर चलते हुए अपनी समस्त नीतियां, अपनी समस्त योजनाएं भी बनाने का काम कर रहे हैं। एक सशक्त और समर्थ भारत का सपना तभी पूरा हो सकेगा जब 140 करोड़ देशवासी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मन, वचन और कर्म से राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए संकल्प लेंगे।